544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी महाजनपद के रूप में, वो तेजी पकड़ती है हर्यक वंश के रूप में। बिम्बिसार के रूप में एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक आता है और उसने एक साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ की। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने इस जो साम्राज्यवादी नीति थी इसको चरम परिणति प्रदान की, और ये रुकती है कहाँ पर? अशोक के कलिंग विजय के साथ। जब कलिंग विजय के साथ ये प्रक्रिया रुकती है, साम्राज्य निर्माण रुकता है, साम्राज्य तब तक एक भौगोलिक सीमा प्राप्त कर चुका होता है, बृहद साम्राज्य का निर्माण हो चुका होता है। लेकिन शीर्ष पर पहुंचने के बाद मगध पर या पाटलिपुत्र के जो शासन है वो आगे किन वंशों के हाथ में जाता है, और अंतिम रूप से इस निर्मित पाटलिपुत्र पर कौन से वंश शासन करते हैं, आज की हमारी क्लास का वही विषय है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले हम देखते हैं कि मगध में मौर्य या पाटलिपुत्र के शासकों में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में किसने की थी? 184 ईसा पूर्व में सेना के सामने ही बृहद्रथ की, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। किसकी? बृहद्रथ की, जो अंतिम मौर्य सम्राट होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये हत्यारा कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण रहता है और संजोग से ये बृहद्रथ का सेनापति भी होता है, और सेना के सामने इसकी हत्या होती है और सेना कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसके कई कारण विद्वान बताते हैं। पहली बात, इस हत्या का मूल कारण जो बताया जाता है वो माना जाता है कि अशोक ने जो नीति अपनाई थी बौद्ध धर्म के विकास की, तुष्टिकरण की, वो अंततः मौर्य ब्राह्मण वर्ग के शोषण के रूप में सामने आई। इसी के परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया या अंडरकरंट था मौर्य वंश के प्रति, और ब्राह्मण प्रतिक्रिया के रूप में पुष्यमित्र शुंग के रूप में, ये हत्या के रूप में सामने आया। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि अगर ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी तो बृहद्रथ ने एक ब्राह्मण को सेनापति क्यों बनाया? अगर बृहद्रथ ने एक ब्राह्मण सेनापति क्यों बनाया, सबसे बड़ी यही थी। और हम जानते हैं कि जो अशोक की नीतियाँ थी वो सर्वधर्म संभाव की नीतियाँ थी, बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म को बनाने की नीतियाँ थी। एक तरह से कह सकते हैं वो बौद्ध धर्म से अलग एक मानव धर्म था, एक नैतिक धर्म था जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। तो ऐसे में ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया वाली बात झूठी है। और दूसरी चीज़ है कि बृहद्रथ को उसकी सेना के सामने मारा गया और कोई प्रतिक्रिया सेना ने नहीं दी, तो ये माना जा सकता है कि सेना का प्रतिक्रिया ना देना ये बताता है, जनता में कोई प्रतिक्रिया ना होना ये बताता है कि एक अयोग्य और एक अचर्चित, या कह सकते हैं कि एक शासक के रूप में इसकी ख्याति जीरो थी। शासक के रूप में ना तो जनता से इसका टच था और ना ही सेना से इसका टच था। ऐसे में सेना के सामने इसकी हत्या करना, सेना का प्रतिक्रिया ना देना, ये इसका मूल कारण यही हो सकता है। अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई पुख्ता सूत्र नहीं है, इसके कोई सूचना इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं प्राप्त होती है। लेकिन इसके समय में विदिशा या बेसनगर या विदिशा जो है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश का एक शहर है विदिशा, ये बहुत ही एक राजधानी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। राजधानी तो नहीं था लेकिन एक ऐसे शहर के रूप में, सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभर कर आता था। इससे लगता है कि पुष्यमित्र शुंग का कहीं न कहीं संबंध इन क्षेत्रों से अवश्य था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की और शासक बना, और इसने जो है लगभग 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। 148 ईसा पूर्व तक 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी, पहली तो ये थी कि इसका जो पुरोहित था पतंजलि,
पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए। एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के लिए किए। ये बताता है कि जो ब्राह्मण धर्म की या ब्राह्मण सनातन धर्म की जो मूलभूत प्रवृत्ति थी यज्ञ करना, संस्कृत भाषा, इन दोनों का पुनरुत्थान पुष्यमित्र शुंग काल में होता है। यज्ञ यज्ञादि फिर पुनः प्रारंभ होते हैं जो मौर्य काल में रुक गए थे, और संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और पुष्यमित्र शुंग चूंकि एक मगध का शासक था, इस समय पश्चिमोत्तर की स्थिति जो मौर्यों ने नियंत्रण में रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही पश्चिमोत्तर भारत पूरा विजित था। अफगानिस्तान से लेकर के पूरा मगध तक का क्षेत्र मौर्यों के कब्जे में था। अब मगध पर शासन होने से ये इनकी पकड़ पश्चिमोत्तर में ढीली हुई। इससे यवनों का आक्रमण प्रारंभ होता है। क्या होता है? यवनों का आक्रमण। इसके हम 2-3 साक्ष्य देख सकते हैं। पहला साक्ष्य ये है कि महाभाष्य से ही देते हैं। पहला साक्ष्य महाभाष्य से ही है। इस महाभाष्य हमें बताता है कि माध्यमिका नगरी और साकेत का डेरा या घेरा ये उन्होंने डाला था। चित्तौड़ के समीप माध्यमिका नगरी है। चित्तौड़ के समीप माध्यमिका नगरी और अवध क्षेत्र का साकेत, इन दोनों क्षेत्रों का घेरा जो है किसने डाला था? यवनों ने डाला था। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि गार्गी संहिता का युग पुराण, गार्गी संहिता का युग पुराण अध्याय है। इसके अनुसार मथुरा और कुछ अन्य क्षेत्रों पर, मथुरा और साकेत, पांचाल और मथुरा, साकेत, पांचाल और मथुरा, साकेत, पांचाल और मथुरा को इन्होंने जीत लिया था। यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को यवनों ने जीत लिया था। तीसरा जो है कालिदास की एक बुक है, कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्निमित्र। कौन है? मालविकाग्निमित्र। कालिदास की पुस्तक है, कालिदास की मालविकाग्निमित्र। माल, ये भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्र। इसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने, यानी पुष्यमित्र के इसका पुत्र था अग्निमित्र, इसका पुत्र था वसुमित्र। वसुमित्र ने या पुष्यमित्र के पोते ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यवन आक्रमण लगातार हो रहे थे और ये मगध साम्राज्य की स्थिति को कमजोर कर रहे थे। अब आते हैं इसकी ब्राह्मणवादी नीति के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि इससे यज्ञ यज्ञादि के कार्यक्रम फिर शुरू हुए। सनातन धर्म अश्वमेध यज्ञ, इसके प्रूफ जो है जो अयोध्या का धनदेव अभिलेख है, अयोध्या का धनदेव अभिलेख, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके अनुसार धनदेव शुंग वंश का वंशज था। इसके अनुसार उसके वंशज पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसको कराने वाला पतंजलि था। अब ब्राह्मण जो नीति थी इसकी,
ये माना जाता है कि इसने जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये इसे बौद्धों का हंता कहते हैं। बहुत सैकड़ों हजारों बौद्धों को मौत के घाट उतारने वाला कहते हैं। इसे ऐसा लिखा गया है कि 84,000 अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का इसने 84,000 स्तूपों का इसने इसको नष्ट कराया, स्तूपों को नष्ट कराया। लेकिन ये विवरण केवल बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसे बौद्धों का त्रस्त करने वाला या त्राण देने वाला माना गया है। लेकिन वहीं पर कनिंघम महोदय ने जब भरहुत स्तूप की खोद 1973 में की, 1873 में, तो वहाँ पर उन्होंने कई चीज़ें बताई। जैसे इसकी वेष्टनी और तोरण द्वार का निर्माण शुंग वंश के काल में हुआ। भरहुत स्तूप और सांची के स्तूप, इन दोनों के तोरण द्वारों का निर्माण, तोरण द्वार वेष्टनी का निर्माण शुंग वंश के काल में हुआ। तो अगर इतना बड़ा ये निर्मम होता, बौद्धों का हत्यारा होता, तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों के निर्माण की प्रक्रिया नहीं करता हो, बल्कि उनको तोड़ने की ही प्रक्रिया करता है, तोड़ने के प्रयास करता, बनाने का नहीं। तो ये सब चीज़ें अतिशयोक्त रूप में लिखी गई हैं। हो सकता है कुछ मात्रा में प्रारंभिक रूप से सही रही हों। जैसे आजकल हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर थोड़े बहुत उकसावे अवश्य किए जाते हैं, तुष्टीकरण किया जाता है, लेकिन जैसे ही शासक राजनीति में आता है या राजनेता या जो पार्टी सत्ता में आती है, तो वो अपनी उन नीतियों को त्यागने का प्रयास करती है जिससे बहुसंख्यक जनता को लाभ हो। और ये नीतियाँ आज से नहीं, सदियों से आ रही हैं। इल्तुतमिश के समय में, सल्तनत काल में, प्रारंभ में गजनवी द्वारा सत्ता स्थापित करने के प्रयास में लगातार जो है, या बाबर को देख लीजिए, इसने लगातार धर्म गुरु होने के लिए अपने सैनिकों को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, ताकि वो तेज़ी से लड़ सकें, इस धर्म का सहारा लेता है। लेकिन जैसे वो शासक बनते हैं, चाहे सल्तनत काल में हो, चाहे मुगल काल में हो, आज का समय हो, जैसे वो शासक बनते हैं, बहुसंख्यक लोगों के हित के प्रयास में लगातार प्रयास करते हैं। सत्ता की, राजनीति की यही बहुत बड़ी खूबी है, ये खूबी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति, जो जैसे भी नीतियाँ, या किसी को उकसाने की नीति, हत्या की नीति, हिंसा की नीति, ये सब सारी नीतियाँ तभी तक चलती हैं जब तक उनको सत्ता नहीं मिलती है। जैसे सत्ता मिलती है, उन्हें ये नीतियाँ त्यागने पर विवश होना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता भी बहुत निर्मम होती है। शासक निर्मम है तो जनता भी निर्मम होती है, वो एक क्षण भी देर नहीं लगाती है ऐसे हत्यारों को बाहर करने में। इसलिए उनको नीतियाँ बदलनी ही पड़ती हैं। और इस समय भी हो सकता है ऐसा रहा हो, थोड़ी बहुत तुष्टीकरण की नीति रही हो, लेकिन बाद में ये नीतियाँ इन्हें त्यागनी पड़ी पुष्यमित्र सिंह को। इसके अलावा कुछ अगर और उपलब्धियों के बारे में देखें तो इस समय भाजा के चैत्य का निर्माण, चैत्य और विहार का निर्माण इस समय होता है। भाजा के चैत्य व विहार का निर्माण इसी समय होता है। विदिशा के गरुड़ स्तंभ, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जो तक्षशिला का शासक था एंटियालकिडास, उसका राजदूत हेलियोडोरस, इनके 10वें वंशज, पुष्यमित्र सिंह के 10वें वंशज का भागभद्र के दरबार में या भागवत के दरबार में आता है। यानी तक्षशिला का के ये भी पूछा गया है, एंटियालकिडास के का राजदूत था, कौन था? हेलियोडोरस। इसने भागभद्र या भागवत के दरबार में आया और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा में गरुड़ स्तंभ, ये भागवत धर्म का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। भागवत धर्म का पुरातात्विक साक्ष्य ये बताता है कि जो यवन आक्रमण हुए थे, पश्चिमोत्तर में जो यवन बस गए थे, यवन जो जितने भी यवन थे, उनमें तेज़ी से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का प्रसार हो रहा था।
इसका हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ स्थापित करना, स्वयं को भागवत कहना, ये बहुत स्पष्ट करता है कि ये धीरे धीरे ये सब अपने आप को ये सब अपना रहे थे। मनु स्मृति अपना अंतिम रूप इसी समय प्राप्त करती है। और ये मनु स्मृति में जो हम देखते हैं कि थोड़ी सी हिंदू धर्म की शक्ति के, हिंदू धर्म सख्त रूप में दिखाई पड़ता है, उसका कारण यही है कि इस समय जो पश्चिमोत्तर से जितनी भी जातियाँ आई थीं और लगातार पश्चिमोत्तर, हमने बताया कमज़ोर, पश्चिमोत्तर की सुरक्षा पंक्ति कमज़ोर हो गई थी। इसमें इस वंश के बाद जैसे मगध पर शासन करने वाले पुष्यमित्र शुंग और कंड, इसके बाद जो अगला शासक होता है कंड होता है। उस कंड के बाद भी जो पश्चिमोत्तर से प्रतिक्रिया होती है, मौर्योत्तर काल में जो आक्रमणकारी आते हैं उसमें शक, कुषाण, इंडो ग्रीक पहले आते हैं, पहलव आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं। इन शासकों के आने का क्रम लगातार होता है और मगध की जो सत्ता थी वो हटती है और सत्ता का केंद्र कहाँ चला जाता है? सातवाहनों के पास उत्तरी दक्कन में। उसका मूल कारण ये है कि पश्चिमोत्तर से आक्रमण के द्वारा ये शासक कमज़ोर होता है और बहुत समय तक ये शीर्ष पर मगध साम्राज्य या पाटलिपुत्र का शासन नहीं चल सकता था। हालांकि अभी इसमें पोटेंसी थी, बची हुई थी, क्षमता बची हुई थी। और मौर्योत्तर काल के बाद एक समृद्धि प्राप्त करने के बाद, व्यापार वाणिज्य की उन्नति के बाद जो समृद्धि आती है, उस समृद्धि के फलस्वरूप गुप्त वंश के रूप में पुनः पाटलिपुत्र एक बार पुनः सत्ता में, या पाटलिपुत्र की शासन सत्ता या पाटलिपुत्र के सशक्तिकरण की नीति, सशक्तिकरण का एक बार प्रोसेस शुरू होती है और एक बार पुनः मगध साम्राज्य, मगध से पुनः पूरे देश का फिर शासन होता है। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी हमने इसमें बता दी हैं। पुष्यमित्र शुंग का जो अंतिम शासक था, देवभूत की हत्या वसुदेव कंड ने कर दी। देवभूत की हत्या 75 ईसा पूर्व में किसने कर दी? वसुदेव कंडो ने कही और इसने कंडो वंश की स्थापना की। कंडो वंश की स्थापना की। कंड वंश में 4 शासक हुए, वसुदेव कंड, नारायण, सुशर्मन, वसुदेव कंड, नारायण, सुशर्मन और वसुदेव कंड था, नारायण, सुशर्मन, भूमिमित्र एक शासक और था, भूमिमित्र और नारायण, सुशर्मन। इन 4 शासकों ने 30 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 30 वर्ष तक शासन किया। 30 वर्ष मतलब ये हो गया कि 75 ईसा पूर्व में इन्होंने हत्या की थी और 75 ईसा पूर्व में स्थापना की थी, 75 ईसा पूर्व में, और 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। इस वंश का अंत आंध्र भृत्यों ने किया। आंध्रभृत्य मूलतः किसको बोला जाता है? आंध्रभृत्य मूलतः उनको सातवाहनों को बोला जाता है, जिनका शासन आधुनिक महाराष्ट्र या वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र, लगभग क्षेत्र में था। और उस क्षेत्र में सातवाहनों का शासन 300 वर्षों तक चला और एक सशक्त राज्य या सशक्त दक्कन का निर्माण उन्होंने किया। बार बार उत्तर की तरफ आक्रमण किया और व्यापार वाणिज्य में खूब प्रगति की। इनके समय में चूँकि रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार था, इसका लाभ भी सातवाहनों को मिला और एक सशक्त साम्राज्य निर्माण करने में वो सफल रहे। और उत्तर भारत में इसी समय, समकालीन समय में ही उत्तर भारत में शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पहलव, इन शासकों का होता है। और कुषाणों के सबसे सशक्त शासक कनिष्क का शासन बहुत व्यापक क्षेत्र में होता है। और सातवाहन की तरह है उत्तर भारत में, कह सकते हैं पश्चिमोत्तर को केंद्र बनाकर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना कनिष्क ने भी की। और व्यापार वाणिज्य जो रेशम मार्ग था उसके द्वारा रोम के साथ संबंध स्थापित करके वहाँ से प्राप्त बिचौलिए के रूप में यहाँ के व्यापारियों ने खूब धन कमाया और एक
एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। अगला जो वीडियो होगा हमारा सातवाहन राज्य पे सातवाहन शासन पे होगा, और उसके बाद सातवाहन शासन के बाद जो पश्चिमोत्तर से आक्रमण हुए, 4 जो आक्रमणकारी थे, शक, कुषाण, पहलव और शक, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव, इनके बारे में क्लास होगी। और इस तरह से ये दोनों क्लासेज होने के बाद हम नेक्स्ट फेज में गुप्तों का अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।